घटना चक्र, सह प्रायोजक MDH मसाले, असली मसाले से MDH और पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। फिजूल गैस इस्तेमाल करने से कोई भी फैमिली बर्बाद हो सकती है। नमस्कार, घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। ये प्रोग्राम आज कुछ दूर की कौड़ी है। आप प्रोग्राम देखने के बाद कहेंगे कि ये प्रोग्राम दूर की कौड़ी क्यों किया हमने। कई बार हर अखबार में, हर टेलीविजन में और पूरी दुनिया में पत्रकारों के बीच में कर्टेन रेजर होते हैं कि जो घटना होने वाली है कल या 6 महीने बाद या 1 साल बाद, उसका थोड़ा सा खुलासा किया जाए ताकि आपको आने वाले कल का पता चल सके कि संभावित कल में क्या संभव है। आज हम जिस विषय की बात करने जा रहे हैं वो विषय है अमेरिका का चुनाव 2004। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होना है 2004 में, नवंबर 2004 में, और वहां अभी बिल्कुल उत्सव का माहौल शुरू हो गया है। हर उम्मीदवार, जो भी संभावित उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट्स बना दी हैं। उन वेबसाइट्स में एक बैरोमीटर बना दिया है चंदा मांगने का, और वो बैरोमीटर ये भी बताता है कि आप जब चंदा देंगे तो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। उनके टूर प्रोग्राम बनने शुरू हो गए हैं। हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाज की भरमार है, यात्राएं शुरू हो गई हैं, और रेफल्स और टिकटें, लॉटरियां, तमाम तरह की जो आज चुनाव के मुद्दे हैं, चुनाव की जो रंगरलियां हैं, वो वहां भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। और हमारी तरह वहां के दीगर नेताओं ने जॉर्ज बुश से सवाल करने शुरू कर दिए। सवालों की भरमार, सवालों की बौछार वहां नजर आ रही है। और सबसे रोचक, जिन लोगों के नाम हम लेंगे इस प्रोग्राम में, उनका नाम सुनने के बाद सिर्फ आप इंटरनेट पे उनका नाम टाइप करें और खुलजा सिम की तरह से उनकी वेबसाइट आ जाएगी। पूरा उनका इतिहास, उनके परिवार का इतिहास, सब कुछ है। और जॉर्ज बुश पर हमला है। अमेरिका के अभी तक के चुनाव की जो दृष्टि हमने दौड़ाई है, उसमें अभी तक जो ताजा तरीन सर्वेक्षण हुए हैं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश को 49% वोट यानी कि राय उनके पक्ष में जाती है, और दीगर उम्मीदवारों के पक्ष में किसी में 1%, किसी में 8%, किसी में 4% का विश्लेषण है। बहरहाल जॉर्ज वर्सेस बनाम आदर्श के इस चुनाव में हम लोग चलेंगे, इसी चुनाव का विश्लेषण करेंगे, देखते हैं कि इस चुनाव का क्या इम्पैक्ट होने वाला है और कौन उम्मीदवार आएगा तो वो दुनिया को क्या परोसेगा, क्योंकि पूरी दुनिया का नायक है अमेरिका, और नायक का जब चुनाव हो रहा है तो पूरी दुनिया के जो भक्त लोग हैं या उनके शिष्य देश हैं या उनके समर्थक देश हैं, उनकी क्या नज़र रहती है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं, मैं आपका परिचय करा दूं, चिंतामणि महापात्रा हैं, जो कि अमेरिकी मामलों के विशेषज्ञ हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, अपने फ़न के मास्टर हैं। चिंतामणि जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और SK सिंह साहब हैं हमारे बीच में, पूर्व विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय। सिंह साहब भी अनुभवी हैं अमेरिकी मामलों में और विदेशी मामलों में खास तौर से। सिंह साहब, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और RP कौशिक साहब हैं हमारे बीच में, जो कि बहुत ही अमेरिकी मामलों के जाने माने विशेषज्ञ माने जाते हैं, अमेरिका ओढ़ते, बिछाते, पढ़ाते हैं। कौशिक साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। प्रोग्राम की इब्तिदा सिंह साहब से करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बीच में हमेशा सिंह साहब, भारत दिल्ली में बैठ के अमेरिका के चुनाव को देखा जाए दूरबीन लगा के, तो कैसा नजर आता है आज? पहले तो पहला विचार मेरे मन में आता है कि इस वक्त डेमोक्रेट्स की क्या वहाँ पे हालत है और रिपब्लिकन्स की क्या है। क्योंकि जहाँ तक रिपब्लिकन्स की हालत का सवाल है, वो 2 मुद्दों में ज़रा घट गई है, उनकी हालत कमज़ोर हो गई है। सबसे बड़ा मुद्दा तो वहाँ की आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, जो कि बुश साहब के कई डिसीशंस, कई उनके निर्णयों के कारण बिजनेस के बारे में और वेलफेयर के बारे में और मेडिकल हेल्थ के जो मसले हैं जनता के लिए, उनके सिलसिले में, और जो पैसा खर्च हो रहा है, कई $1 बिलियन हर हफ्ते के
जो इराक में खर्च हो रहे हैं, जो पहले अफगानिस्तान में खर्च हो चुके हैं, जो मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स एंड नेवी और एयरफोर्स में लग गए हैं, उससे सुनने में आता है कि 3.5 ट्रिलियन बिलियन नहीं ट्रिलियन का जो छोड़ा था जखीरा क्लिंटन साहब ने अपने राजपाट इनके हाथ में सौंपने से पहले, वो सब खत्म हो गया। डेफिसिट में चल रही है, अब डेफिसिट शुरू हो गया है और अब तक जो समर का डेफिसिट है वो पिछले 15 साल के किसी समर के डेफिसिट से बढ़ के है सब। तो एक तो आर्थिक दशा वहाँ ऐसी हो गई है कि ज़्यादातर बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह से काफ़ी सीनियर अफसरों को भी हटाया जा रहा है, क्योंकि डाउन ग्रेडिंग हो रहा है, बहुत सारे डाउन स्केलिंग जॉब्स का हो रहा है। तो उससे चिंता है। और साथ में ये भी चिंता है कि अब अमेरिकन जो शव आते हैं, जिसको इराक के जो बॉडी बैग्स कहते हैं, वो इक्के दुक्के हैं, हर हफ्ते 5-7 है। हिंदुस्तान जैसे जगह में तो कुछ पता नहीं लगे, वहाँ तो वो लोग हल्ला गुल्ला बहुत मचाते हैं। तो वो अब तक तो इन्होंने कहा था कि हम इस बार बॉडी बैग्स का काउंट नहीं रखेंगे, और अब धीरे धीरे जनता ने बॉडी बैग्स काउंट करने शुरू कर दिए, तो उसका भी कुछ असर होगा। पर साथ में ये भी कहा जाए कि बुश की जो प्राथमिकता रही है टेररिज्म को, आतंकवाद को नष्ट करने की, उस प्राथमिकता से अमेरिकी जनता प्रसन्न है, उसमें उनकी मदद करना चाहती है। और उस सिलसिले में मेरे ख्याल से डेमोक्रेट भी उसको अपोज नहीं करेंगे, पर आर्थिक मामले पे ज़रा मामला संगीन हो जाएगा, और अगले महीनों में अगर इनके बस में नहीं आया तो और तकलीफ पाएंगे। चिंतामणि जी, देखिए, दुनिया में जितने भी हर एक डेमोक्रेसी में आर्थिक स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होता है इलेक्शन टाइम में। अमेरिका में भी वही सही है। अभी 1992 में जब इलेक्शन हुई थी, ये जो प्रेसिडेंट बुश हैं, उनके पिताजी गल्फ वॉर तो जीते थे, मगर इलेक्शन में हार गए आर्थिक स्थिति की वजह से। इसीलिए जॉर्ज बुश ने काफ़ी सोच समझ के दोबारा लड़ने जा रहे हैं इलेक्शन। जनवरी 2003 में उन्होंने जब स्टेट ऑफ द यूनियन मैसेज दिया और इराक में सैनिक भेजने के लिए तैयारी कर रहे थे, वो पहले 15 मिनट सिर्फ आर्थिक स्थिति के बारे में बात किए, उसके बाद लास्ट में इराक के बारे में बताए। इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल सोच समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक स्थिति और आर्थिक स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभी तो 15 महीना बाकी है। अभी फिलहाल 2.5 मिलियन लोग तो बेकार हो गए हैं जब से जॉर्ज बुश ने प्रेसिडेंट बने हैं। और सिंह साहब ने बताया कि कैसे $4 बिलियन हर महीने इराक में खर्चा हो रहा है, $1 बिलियन अभी अफगानिस्तान में खर्चा हो रहा है। अभी लाइबेरिया में ट्रूप्स भेजे थे, 200 ट्रूप्स को फिर दोबारा अपना सीट में ले आए हैं। तो इसीलिए काफ़ी सारे बाहर जो पैसा खर्चा हो रहा है, आर्थिक स्थिति क्या होगा उसी पे इलेक्शन डिपेंड करेगा। मगर बुश के पास काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी है। वो क्या है कि जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैं उनके पास काफ़ी फ़ायदा होता है। जब आप इंट्रोड्यूस किया कि बुश ने अभी सरकारी पैसों से कहीं भी जा सकते हैं, इलेक्शन प्रचार कर सकते हैं, डेमोक्रेट्स लोगों को अपने पैसे से खर्चा करके जाना पड़ेगा, ये एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 1788-89 से 2000 तक 54 टाइम्स इलेक्शन हो चुका है। उसमें 28 बार प्रेसिडेंट ने दोबारा इलेक्शन लड़े हैं और सब के सब जीते थे, इनके पिताजी हार गए थे। तो इसके लिए इनके लिए चुनाव है कि क्या करेंगे अभी। मगर जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है उसका काफी फायदा होता है, उनके पास है, जैसे यहाँ होता है। यहाँ होता है। तीसरा फायदा देखिए अभी से अब तक नहीं, उस फायदे पे मैं चिंतामणि जाता हूँ, लेकिन आपको जो आपने लीड जो सिंह साहब ने जो एजेंडा सेट कर दिया, उस एजेंडे से थोड़ा सा हल्का सा दीगर में जाऊं तो मेजर आपको क्या चुनाव का जो रंग नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है? देखिए, इसमें 3 मुद्दे हैं। एक तो नेशनल सिक्योरिटी है, दूसरा इकोनॉमी है। चलिए मुद्दे पे भी आते हैं। अब मैं उस पे भी आता हूँ। आपने 2 बात की, मैं कौशिक साहब से पूछता हूँ पहले। मैं सिर्फ एक थोड़ा सा ये कहूँगा, बात तो आर्थिक जरूर है, लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में नहीं, एक कौशिक साहब, सिंह साहब के को फॉलो नहीं करके हम लोग, सिंह साहब ने बहुत बढ़िया बातें की है, हम लोग उसको फॉलो नहीं। मैं आपसे बिल्कुल अलग दीगर राय पूछ रहा हूँ कि इस भारत के चश्मे से अगर अमेरिका चुनाव आज की डेट में आप देखते हैं
तो आपको क्या तस्वीर नजर आ रही है? पहला तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन का जितना एजेंडा इस 4 इयर्स में है वो पूरा एक्शन पैक्ड एजेंडा है। चाहे वो लाइबेरिया है, चाहे वो इराक है, चाहे वो पैलेस्टीनियन इशू है वेस्ट एशिया का, चाहे वो अफगानिस्तान है। एक्शन, और एक्शन एक ऐसी चीज़ है अमेरिकन साइकी में जो बहुत पसंद की जाती है। उसकी खामियां क्या हैं, उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, वो परिणाम थोड़े से लॉन्ग रेंज के भी इफेक्ट होते हैं, शॉर्ट रेंज के भी होते हैं। तो इस समय जो आप एनालिसिस ऑफर कर रहे हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि आज क्या है, कल क्या हुआ था, लेकिन इसका मेरे लिहाज से कोई खास ऐसा बड़ा कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट नहीं होगा। आपको लगता है कि फॉरेन पॉलिसी प्लेज ए वाइटल रोल इन फॉरेन पॉलिसी टिल नाउ हैज लूम्ड लार्ज ओके इन द एस्टिमेट ऑफ द जनरल पब्लिक टिल नाउ। चाहे वो इराक वॉर रही है, चाहे अफगानिस्तान का मसला है, अब लाइबेरिया का हुआ, आना जाना हुआ। दूसरा मैं सिर्फ एक और ऐड कर दूं कि जो कॉरपोरेट वर्ल्ड का अमेरिका से एक्सपेंशन हुआ है आउटसाइड यूनाइटेड स्टेट्स, विच इज़ कॉजिंग द अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक बहुत भारी चीज़ है। क्योंकि कॉरपोरेट वर्ल्ड जो अब तक सीमित अमेरिकन मार्केट में रही थी, उसका एक आंकड़ा हो सकता है, आंकड़े किस तरह से मिसलीड कर सकते हैं आर्थिक समस्या के मामले में। तो कॉरपोरेट वर्ल्ड का एक्सपेंशन चाइना है, इंडिया है और यूरोप है, रशिया अब आ गया है, रशिया की जो फॉल आउट स्टेट्स हैं उनके अंदर है। तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट लोकल लेवल का तो कम हो जाएगा, लेकिन आर्थिक स्थिति जो है आगे चल करके वो ठीक होगी, ऐसी बात नहीं है। मैं रिपब्लिकन नहीं हूँ अपनी टेम्परामेंट से, अपने आइडियोलॉजिकल से, लेकिन फैक्ट्स कांट बी ओमिटेड। जी नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। हम लोग चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की ओर। ब्रेक के बाद जो चिंतामणि जी ने सवाल उठाए कि हम लोग मुद्दों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि मुद्दे एकदम ले आए सिंह साहब, और मुद्दों पे आने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा मुद्दा इस चुनाव में, खास तौर से अमेरिका के चुनाव 2004 में प्रमुखता से उभर करके आएगा। लेकिन देखें हम लोग तारीख की तरफ एक नजर डालें ग्राफिक की मदद से। द नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज शेड्यूल्ड टू अकर November 2, 2004. The US House election 2004 is scheduled for the same date as is a US Senate election 2004. The entire House of Representatives and 1/3 of Senate are elected simultaneously with the President. The newly elected or newly re-elected President will be inaugurated on January 20, 2005. हम लोग छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और मुद्दों पे चर्चा करेंगे, खास तौर से अमेरिका के इस महासमर में, चुनावी महासमर 2004 में क्या मुद्दे रहने वाले हैं। छोटे से ब्रेक के बाद। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. मैं हूँ पेट्रो अंकल मैं दी ऊर्जा और मैं जिंगल। करते हम बूंद बूंद की बात, चलते लेकर सबको साथ, दुनिया है हमारी दीवानी। रेडियो पर सुनो हमारी कहानी। कैसी कहानी? सुनो अबूद, ऊर्जा के जो भी है सहारे, हम तो है प्राणों से प्यारे, यही तो है बूंद बूंद की बात। 37 रेडियो स्टेशनों पर 5 भाषाओं में प्रसारित पीसीआरए का संरक्षण अभियान, सुनते सुनते जीतो इनाम, बूंद बूंद की बात। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं अपने ऑयली बालों के लिए ऑयली बालों वाला शैम्पू यूज करती थी, और शादी के बाद इनके ड्राई बालों के लिए एक अलग शैम्पू खरीदती थी। शीना के बाल लंबे हो इसके लिए एक और शैम्पू। तंग आ गई थी हर बार के अलग अलग शैम्पू से। फिर मैंने पाया सिम्को एक्स्ट्रा केयर हर्बल शैम्पू। इसमें है आंवला, रीठा और शिकाकाई का उचित मिश्रण, जो देता है आपके बालों को संपूर्ण सुरक्षा और भरपूर पोषण। सिम्को एक्स्ट्रा केयर हर्बल शैम्पू, एक्स्ट्रा हर्ब्स, एक्स्ट्रा रिजल्ट्स। Rex Remedies Private Limited, Delhi, a trusted name in the world of Unani and Ayurvedic medicine. Quality with commitment. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं अमेरिका का चुनाव 2004 में राष्ट्रपति का चुनाव होना है।
उस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। वहाँ क्या रंग निखर करके आएगा, इस बात की चर्चा है। बातचीत में शामिल हैं एस.के. सिंह साहब, आर.पी. कौशिक साहब और चिंतामणि महापात्रा जी। हम लोग चले मुद्दों की ओर कि इस चुनाव में क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं, उस पर फिर उसके बाद अपने विशेषज्ञों से पूछेंगे कि क्या वास्तव में जो मुद्दे हमने बनाए हैं, या मतलब जो वहाँ उठ रहे हैं, वो वास्तव में इतने गंभीर हैं या नहीं, या कुछ और मुद्दे आएंगे। देखिए, हम लोग इश्यूज फॉर इलेक्शन 2004 अमेरिका में अबॉर्शन का एक मुद्दा है, अफर्मेटिव एक्शन का मुद्दा है, बजट एंड टैक्सेस का मुद्दा है जिसकी बात एस.के. सिंह साहब ने की, कैंपेन एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात है, क्राइम एंड ड्रग्स जो कि वहाँ पे बहुत एक अहम मुद्दा होने जा रहा है, एजुकेशन का मुद्दा है, एनवायरनमेंट का मुद्दा है, यूथानसिया, राइट टू डाई, व्हाट इज दिस, यूथेनेशिया, सॉरी, यूथेनेशिया का मुद्दा है, राइट टू डाई, फॉरेन रिलेशंस का मुद्दा है, फर्स्ट अमेंडमेंट, फ्री स्पीच एंड द इंटरनेट का मुद्दा है, गे राइट्स का मुद्दा है, गन्स और हेल्थ केयर का मुद्दा है, इमिग्रेशन का मुद्दा है, इंटरनेशनल ट्रेड का मुद्दा है, लेबर यूनियन एंड बिजनेस मैटर्स का मुद्दा है, मिलिट्री, नेशनल डिफेंस एंड वेटरन्स का मुद्दा है, और सोशल सिक्योरिटी एंड सीनियर्स का मुद्दा है। होमलैंड सिक्योरिटी नहीं लिखा, होमलैंड सिक्योरिटी आ गया ना इसमें, सोशल सिक्योरिटी एंड नहीं, वो दूसरा मुद्दा है, आप बताएं। मेरे ख्याल से होमलैंड सिक्योरिटी का मुद्दा बहुत बड़ा होगा जी, क्योंकि जब से ये आतंकवादियों का भय लगा है जी, तब से कई डिपार्टमेंट मिला के उन्होंने एक ओवरऑल ओवरआर्चिंग नेशनल सिक्योरिटी का, इंटरनल सिक्योरिटी का एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है जी, 6-7 और डिपार्टमेंट्स को मिला के जी, इंटरनल नेचुरलाइजेशन और ये वीजा की जो है परमिट्स जो एक तो वो पैट्रियट एक्ट भी लेके आए हैं, तो उसी का पार्ट है। जी जी जी। तो ये मुद्दा मेरे ख्याल में बड़ा भारी होगा क्योंकि सिविल लिबर्टीज वाले लोग जो वहाँ हैं जी, वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के नाम पे हमारी सिविल लिबर्टीज ख़त्म हो रही हैं और ये मुकदमेबाजी भी होगी जी। ये लोग, उनके यहाँ तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं होता, पर फिर भी किसी न किसी सूरत से ये लाएंगे। नहीं, जितने मुद्दे हमने जो गिनाए, आपको लग रहा है इन मुद्दों के अलावा कुछ और मुद्दे आएंगे? वही तो बताया मैंने, होमलैंड सिक्योरिटी। होमलैंड सिक्योरिटी में एक ही प्रॉब्लम है सिंह साहब कि वो ज़्यादातर जो आवाज़ उठी है एक डिसेंट की या प्रोटेस्ट की, वो इमिग्रेंट कोटा के लोगों से उठी है। सिविल लिबर्टी आंतरिक मैं बता रहा हूँ ना, उसमें जो है थोड़े से माइनॉरिटी के ग्रुप्स हैं जिन्होंने सवाल उठाए क्योंकि वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, इंटरनल चेक बहुत सारे हैं उनके हर तरह के, उसमें फिर उनकी फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ट्रेड, ये सब चीज़ें ख़त्म होती हैं, स्पीच ख़त्म होती है, वो है ज़रूर, लेकिन अभी तक इन लोगों ने लिस्ट नहीं किया उस इश्यू को बहुत वाइटल जान के नहीं किया। हाँ, वो किया हो सकता है, दोनों पार्टीज के कैंडिडेट्स ने, कोई अभी ज़्यादा, मतलब दोनों पार्टी में जॉर्ज बुश तो खैर हैं ही जैसे हैं इस वक्त। कौशिक जी, जहाँ तक ब्रॉड प्रश्नों का सवाल है, बड़े जो मुद्दे हैं उनको डेमोक्रेट नहीं उठा रहा, डेमोक्रेट अभी इंतजार कर रहा है। जी नहीं, एक मुझे बताइए, जो बेसिकली हमारे यहाँ तो पॉलिटिक्स जो है, चिंतामणि जी आप बताएं, आइडियोलॉजी पे होती है। बीजेपी इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ ए पार्टी, कांग्रेस इज ए, वहाँ डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन का जो बेसिक जो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट है, व्हाट इज दैट? देखिए, लार्जली देखेंगे तो डेमोक्रेट्स जो हैं वो लिबरल हैं, रिपब्लिकन जो हैं वो ज़्यादातर कंजर्वेटिव हैं, मगर आइडियोलॉजी नहीं, लिबरल और कंजर्वेटिव जब आप कहते हैं तो किसमें है? रिलीजन में है, इकोनॉमी में है, सेक्स में है? पर एक बात और कहूँ, एक बात कहूँ चिंतामणि, आप भी एग्री करेंगे कि डेमोक्रेटिक पार्टी में भी लिबरल हैं और कंजर्वेटिव, I was about to say that, और रिपब्लिकन पार्टी में भी लिबरल है और डेमोक्रेट। देखिए, there are left Democrats, there are left Democrats, न्यू डेमोक्रेट्स और सेंट्रिस्ट, और बाकी राइट में है। ऐसे रिपब्लिकन में भी लेफ्ट राइट सेंटर होते हैं, जैसे हमारे पास कांग्रेस पार्टी में भी है। अमेरिका में जो पॉलिटिक्स है, लेफ्टिस्ट है, लिबरल है, अमेरिका में जो पॉलिटिक्स है वो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है। ओके, इशू बेसिस पे डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स एक साथ आके एक मुद्दे पर वोट कर सकते हैं। तो इसलिए ये स्ट्रिक्टली आइडियोलॉजिकल बेस्ड पॉलिटिक्स अमेरिका में नहीं होता, यू नो, दैट इज वन। सेकेंडली, जितने भी मुद्दे बताए हैं, अमेरिका में इतने सारे लोग 99% लिटरेट्स हैं,
तो उनका जो प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो सारे के सारे मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं डिबेट की वजह से। मगर जब वोटिंग होगी, जब आम जनता वोट देने के लिए जाते हैं, तो और सारे इश्यूज भी हैं जो कि यहाँ आपने बताया नहीं। एक तो जैसे हमारे इंडिया में कास्ट पॉलिटिक्स होता है, वहाँ एथनिक पॉलिटिक्स होता है, हिस्पैनिक पॉपुलेशन है, अमेरिकन ब्लैक्स हैं, बाकी व्हाइट पॉपुलेशन है, एशियन अमेरिकन हैं, सबका अपना अपना छोटा मोटा रोल होता है। जैसे ब्लैक अमेरिकन देखिए, लाइबेरिया में जब बुश ने इतना जल्दी इराक में तैयार होकर सैनिक भेज दिया, लाइबेरिया में जाएं या ना जाएं काफ़ी डिबेट किया, तब ब्लैक अमेरिकन कॉकस जो हैं वो जाके प्रेशर डाले, आप तो रेसिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, वहाँ भी इंस्टेबिलिटी है, वहाँ इंस्टेबिलिटी है, वहाँ क्यों नहीं भेज रहे हैं? उसके बाद ठीक है हम 9 सोल्जर्स भेजते हैं, उसके बाद 200 भेजे, अभी फिर वापस ले लिए उनको, तो दिस इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट। क्या कौशिक सर ऐसा है? नहीं, मैं एक ही बात कहूँगा सर कि देखिए आइडियोलॉजी का जो बस सवाल रखा वो शुरू से लेकर आखिर तक उसके अगर इतिहास पढ़ें तो आपको जाहिर होगा कि कुछ समय पर कुछ सेट ऑफ आइडियाज़ पे इनके डेफिनेटिव निश्चित रूप से कुछ डिफरेंसेस थे। रिपब्लिकन से और डेमोक्रेटिक पार्टी बाद में आई, जैसा कि आपको मालूम है उनके सिंबल्स भी इलेक्शंस के, एक गधा था तो दूसरे का हाथी था। ग्रैंड ओल्ड पार्टी जीओपी उसके लिए रिपब्लिकन के लिए कहा, गधा की चूँकि उसकी एक परसिवेरेंस है, उसकी डेक्सटेरिटी है, सब चीज़ें हैं, तो उसके लिए कहा कि ये डेमोक्रेट्स है। ताज्जुब ये होगा कि अब की बार आइडियोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं वो और तरह से टर्न ले रहे हैं, और वो इस तरह से हैं कि एथनिक इश्यूज़ तो बहुत पुराने चले आ रहे हैं अमेरिकन सोसाइटी में, जाहिर है, लेकिन अभी तक कोई भी चाहे कितना ही कंजर्वेटिव हो, कितना ही लिबरल हो, ऐसा एथनिक मुद्दे पर कोई प्रेसिडेंट नहीं बना है और ना कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना है। अब देखिए इसकी लिस्ट में देखिए आप, हावर्ड डीन हैं, ये वर्मोंट से, न्यू इंग्लैंड के कितने कैंडिडेट्स हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से ही, जिसको आप कहते हैं लिबरल पार्टी है, और न्यू इंग्लैंड मीन्स एंग्लो सैक्सन लॉर्ड डोमिनेंट है, वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट वास्प जिसको कहते हैं, वर्मोंट से हावर्ड डीन, और साथ में आपके जो हैं क्या हैं एल शार्पटन जो हैं न्यूयॉर्क से हैं, और साथ में आपके ये जो लिबरमैन हैं ये कनेक्टिकट से हैं, ये तो जीव हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी जो लिस्ट दे रही है ना, तो 4 जो कैंडिडेट्स हैं वो न्यू इंग्लैंड एरिया से ही हैं, जो कि वोट वाइज ज्यादा सिवाय न्यूयॉर्क स्टेट के और ज्यादा वोट नहीं। देखिए कौशिक साहब, अगर हम जो बात कर रहे थे चिंतामणि जी, अगर हम इस मैप को देखें तो इस मैप के हिसाब से अगर इलेक्शन के रंग को जो रेस और क्लास वाइज बताया था, उसमें ये जो जितना ब्लू पोर्शन देख रहे हैं पिछले इलेक्शन का है ये हमारे पास, इसमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश का इन्फ्लुएंस पूरा एरिया था ये सारा का सारा, और जो पिंक में देख रहे हैं वो गोर का था, सारा का सारा नेक टू नेक था। लेकिन जो एथनिसिटी और जो सारा क्लास स्ट्रगल आप बता रहे हैं चिंतामणि जी, आपको इस मैप से नजर आ रहा है कौन सा इन्फ्लुएंस एरिया हो सकता है? ऐसे नहीं होता, वो एथनिक पॉलिटिक्स के बेसिस पे आप इलेक्टोरल मैप नहीं बना सकते। अच्छा। बट कौशिक साहब जो बता रहे थे, इस लिस्ट में जो नहीं है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। वही है कि अब तक 200 साल में एक भी पॉलिटिकल पार्टी, एक भी अमेरिकन ब्लैक्स को या वुमेन को नॉमिनेट नहीं किया है, और एक ही रोमन कैथलिक हुआ है अब तक, एक ही सो फार एक ही है, जॉन कैनेडी, बाकी सब प्रोटेस्टेंट रहे। पहले कंटेस्ट किए थे जी स्मिथ के नाम से, वो 1928 में, लेकिन उसमें मतलब वो हार गए थे उसमें। लेकिन अभी अगर हम देखें, हमारे पास ग्राफिक भी तैयार है, जो रिपब्लिकन का कैंडिडेट है दैट इज ओनली जॉर्ज डब्ल्यू बुश, और बाकी अगर हम देखें तो डेमोक्रेट में एक नाम आया है कैरल मोस्ले ब्राउन का, शी इज ए लेडी डेमोक्रेट है। और अगर हम देखें डेमोक्रेट के दूसरे कैंडिडेट देखें, जो सबसे टॉप पे इस टाइम नजर आ रहा है, होवर्ड बी डीन। डीन इज वेरी पॉपुलर, इसकी वेबसाइट भी बहुत मजेदार है, तमाम तरह के फोटो नजर आ रहे हैं वहाँ पर कैरी ज्यादा, और कैरी आपकी बात ठीक है, जॉन कैरी भी हैं एंड इज ए फाइटर, नेवी में थे अगर हम इसको देखें। और जो और है हिलेरी क्लिंटन हैज विड्रॉन, ये आप फिनोमेना बताया हुआ है। इट्स टू अर्ली फॉर हर टू सॉर्ट ऑफ एंटर द पॉलिटिक्स, नंबर 1। दूसरी चीज ये भी देखिए, एक बात और मैं बतला दूं, इनमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं ना, वो खुद जानते हैं कि वो 2004 के कैंडिडेट खुद नहीं हैं, जानते हैं, लेकिन अब इस समय जो है एक बैलून छोड़ा है जिससे कि 2008 में कैंडिडेचर जो है उनका राइपिन करे, पक जाए। अच्छा। इस समय जो है ओवर एक्सपोजर हो जाना किन्हीं कैंडिडेट्स का वो भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि जितनी ही जल्दी आप अपने इलेक्शन कैंपेन को चालू करेंगे, चांसेस ये हैं कि आपकी पूरा बही खाता खुल जाएगा, आपका हॉरोस्कोप पूरा जांच लिया जाएगा, आपकी आदतें जान ली जाएंगी, आपकी आर्थिक बैकग्राउंड जान ली जाएगी, आपकी बुरी आदतों के बारे में पूरा स्टेटिस्टिक्स रील आउट कर जाएंगे। तो जैसे ही रेस बढ़ती है आगे जाके बीच में ही वो खत्म हो जाता है। पर जो लोग बिल्कुल नए होते हैं, न्यू सेनेटर्स, न्यू कांग्रेसमैन, न्यू गवर्नर्स, वो नेम और फेस रिकॉग्निशन के लिए इस वक्त थोड़े छोड़ देते हैं।
अच्छा। उसके बाद नेम और फेस रिकॉग्निशन हो गया, फिर विड्रॉ कर लिया। और उसके बाद देखा कि किस तरह से पब्लिक रिलेशंस किया जाए न्यूज़ वीक में और टाइम मैगजीन में और किस में अच्छा कैसे आर्टिकल्स निकलवाए जाएं। हाँ। वो सब फिर तो ये मतलब अभी बहुत इनिशियल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। बबल्स हैं भी। अच्छा, अभी इनका बना नहीं है, शेप नहीं है अभी इनकी तो कोई। बुदबुदे देख रहे हैं आप। मतलब यहाँ के इलेक्शन की तरह से नहीं है। यहाँ पार्लियामेंट्री है। इलेक्शन भी दूसरा मोड है यहाँ पर। पार्लियामेंट्री लीडरशिप, पहले तो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी किस पार्टी की आई जी, और फिर उस पार्टी की लीडरशिप में सबसे बड़ा अगुवा कौन है। नहीं वो, लेकिन वहां तो बिल्कुल डिफरेंट इलेक्शन है ना, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन और सेनेट का इलेक्शन होता है। तो लोग अभी आप ये कहना चाहते हैं अभी जो हम बात कर रहे हैं इट्स क्वाइट प्रीमेच्योर। नहीं प्रीमेच्योर नहीं, इलेक्शन रेस शुरू हो गई है। रेस तो ऑन है अब। अच्छा, रेस तो ऑन है, पर रेस में कई हम पेच आएंगे। अच्छा, कई मोड़ उतराव और चढ़ाव आएंगे, जैसा आपने गोर के जमाने में देखा और बुश साहब के जमाने में खुद भी देखा आपने। बुश चढ़ गए और फिर बुश उतर गए, तो ये सब होगा जी। लेकिन देखिए मैं इस चुनाव में अभी से एक वेबसाइट जो मैंने देखी डीन साहब की, हॉवर्ड बी डीन की वेबसाइट, उन्होंने 16 सवाल किए हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश से, और 16 सवाल में से कुछ सवाल मैं पढ़ूंगा यहाँ। सबसे पहला सवाल जो डीन साहब ने सवाल किया है, मिस्टर प्रेसिडेंट, बियॉन्ड द एनएससी एंड CIA ऑफिशियल्स who have been identified, we need to know who else at the White House was involved in the decision to include the discredited uranium evidence in your speech, and if they knew it was false, why did they permit it to be included in the speech? Second question, Mr. President, we need to know why anyone in your administration would have contemplated using the evidence in the State of the Union after George Tenet personally intervened in October 2002 to have the same evidence removed from the President's October 7th speech, and they have quoted the Washington Post. Now third question is, Mr. President, we need to know why you claimed this very week that the CIA objected to the Niger uranium sentence subsequent to the State of the Union address, contradicting everything else we have heard from your administration and the intelligence community on the matter, the Washington Post. Fourth question, Mr. President, we urgently need an explanation about the very serious charge that senior officials in your administration may have retaliated against Ambassador Josh Wilson by illegally disclosing that his wife is an undercover CIA officer, the nation con David 7/16/2003. हम लोग लौट करके आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद और विस्तार से चर्चा करेंगे कि अमेरिका के नेता एक दूसरा पर किस तरह से कमल के फूल बरसाते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद यूरेका, मैंने एक नया फार्मूला खोज निकाला है। अगर हम राजमा, चने, चावल, दाल वगैरह सारी रात पानी में भिगो कर रखें तो हम 20% तक रसोई गैस बचा सकते हैं। ये फार्मूला तो बहुत पुराना है, हमारी दादी ने हमें बताया था। राजमा, चने, दाल रात भर भिगोकर प्रेशर कुकर में बनाइए, इससे आपका टाइम, ईंधन और पैसा बचेगा। असली मसाले से MDH। It's time for a renaissance. The Renaissance Goa Resort. It's time for a renaissance. Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the House of PP Jewelers.
घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं अमेरिकी चुनाव का महासमर 2004 में वहां राष्ट्रपति नया चुना जाना है और जनवरी 2005 में वहां नया राष्ट्रपति बैठेगा कुर्सी पर। हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में चिंतामणि महापात्रा जी हैं, आरपी कौशिक साहब हैं और एसके सिंह साहब हैं। सिंह साहब, एक बार हम लोग आरोप प्रत्यारोप जिस तरह से लग रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं कि एक तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कैंडिडेचर को हम लोग जरा एनालाइज करें कि हाउ सीरियस ही इज एंड मतलब जिस तरह के सर्वे भी आ रहे हैं अभी तक, जो 43, 42 बीच में, ही वाज 52% जो ओपिनियन पोल पहले हुआ था जस्ट इमीडिएटली 9/11 के बाद, तो उनका जो वोट रेट था वो 52% था। नहीं, उससे ज्यादा था। नहीं, जो अभी तक जो कोट किया है लोगों ने 52, 57 के आसपास रहा। इसके बाद अभी जो आया है 42% जो लेटेस्ट वेबसाइट्स पे है। तो हाउ सीरियस इज दिस कैंडिडेचर के क्या ये इम्पैक्ट करेगा अमेरिका के चुनाव में? देखिए, इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैं, इस वक्त बैठे हुए हैं सिंहासन पे। जैसा चिंतामणि जी ने कहा पहले, इनकम्बेंट प्रेसिडेंट को बहुत एडवांटेजेस हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी में तो उनके बराबर प्राइमरीज में ही कोई खास नहीं निकल पाएगा जी। अगर कोई इस अब से लेके और नवंबर 4 तक कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई जिसमें कि इनका नाम बिल्कुल मलियामेट हो जाए। वो भी हो जाता है कभी कभी जी। पर अगर वो नहीं हुआ तो ये 4 नवंबर को ये रिपब्लिकन्स का नेतृत्व करेंगे इलेक्शन में। तो वहां तक तो बात संभल गई। अब डेमोक्रेट कौन होगा इनके विरुद्ध, वो नहीं आप समझ सकते इस समय। जी बताएं चिंतामणि जी। देखिए, दो चीज है। 1992 में पट बकैनन एक फिनोमिनन थे। वो जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश सीनियर, उनको चैलेंज किया नॉमिनेशन के लिए। अभी ऐसा कोई है नहीं। रॉस पेरोट एक फिनोमिनन था, थर्ड पार्टी कैंडिडेट, सो फार कोई है नहीं अभी। तो ये सारे एडवांटेजेस है उनके लिए। लास्ट टाइम 1954 में प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट में वही एक रिपब्लिकन पार्टी रहा है। 1954 के बाद अभी 2003 में अगेन रिपब्लिकन मेजोरिटी है सेनेट में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में और व्हाइट हाउस में। इसलिए काफ़ी एडवांटेजेस है इनकम्बेंट प्रेसिडेंट के लिए। तो उनका जीतने का चांसेस है, मगर डिपेंड करता है मुद्दे पर कि मैंने जैसे बता रहा था, इतना लंबा लिस्ट है आपका। अल्टीमेटली जब वोटर्स जाएंगे तो एक तो है नेशनल सिक्योरिटी इशू, जैसे होमलैंड सिक्योरिटी इशू आपने बताया। इराक में क्या होगा नेक्स्ट 15 मंथ्स में, वो भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 है टेररिस्ट अटैक हो सकता है क्या। अगर 1-2 बार टेररिस्ट अटैक हो जाए तो वहाँ भी काफ़ी हलचल हो जाएगा। अच्छा, तीसरा है इकोनॉमी अभी तो फिलहाल डाउनटर्न है ही। तो इकोनॉमी को रेस्टोर करने के लिए जॉर्ज बुश ने क्या करेंगे और क्या होगा, 15 महीना काफ़ी टाइम है। तो इसीलिए हो सकता है कि वो जीतें, मगर उनके अगेंस्ट में भी काफ़ी ऑड्स है, जैसे मैंने बताया आतंकवाद। इनकम्बेंसी फैक्टर की थोड़ी सी एनालिसिस दे दूं आपको। एक स्ट्रेंज फिनोमिनन है अमेरिकन प्रेसिडेंसी में। 1960 से लेकर के 2003 में हैं आप। 2 प्रेसिडेंसी ऐसी रही हैं जो कि 2 टर्म ख़त्म की हैं। कैनेडी प्रीमेच्योरली डाइड, असैसिनेटेड। लिंडन जॉनसन वियतनाम वार खा गई, रिजाइन किए। निक्सन वाटरगेट खा गया। फोर्ड इंटरिम थे। उसके बाद आए जिमी कार्टर एक प्रेसिडेंट टर्म रहे हैं। ईरान। उसके बाद चले आपके ये क्या नाम है, रेगन साहब का आया, रेगन 2। उसके बाद जॉर्ज बुश 1 में चले और फिर क्लिंटन। तो अब तो आंकड़े ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि इनकम्बेंसी कोई ऐसा एडवांटेजेस फैक्टर नहीं है प्रेसिडेंट के लिए। अच्छा, हाँ, कोई ऐसा खास नहीं है, बल्कि एक्सपोजर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसके माने ये नहीं है कि जॉर्ज बुश जो है सेकंड टर्म में कितने वीक होंगे, स्ट्रांग होंगे, इसकी प्रेडिक्शन इसके बेसिस पे दी। कई फैक्टर तो जो मुझको नजर आते हैं, सिंह साहब आप तायद करेंगे उस बात की। एक तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पास आइडेंटिटी का कोई क्राइसिस नहीं है, ही इज अ नोन नेम, नोन फेस। नंबर 2, पैसे की कोई कमी नहीं है। आई हैव सीन द वेबसाइट, ही इज कलेक्टेड लॉट ऑफ मनी। नंबर 3, उसके पास जो पैराफर्नेलिया भी गवर्नमेंट का है और सेमी गवर्नमेंट पैराफर्नेलिया है, उसकी कोई कमी नहीं है। तो ही हैज एन एज और अदर्स। हाँ, he has an edge.
डेफिनेटली फिलहाल तो है ही, कोई शक ही नहीं, लेकिन अगर अब हम दूसरी पार्टियों की बात करें, डेमोक्रेट्स की बात करें, हम लोग ग्रीन पार्टी की बात करें और अमेरिकन इंडिपेंडेंट पार्टी की बात करें, 17-18 पार्टियां मैंने आज पूरी लिस्ट देखी है। क्या सिंह साहब उन पार्टीज का कोई वक़्त है जिस तरह से, क्योंकि गोरे पिछला चुनाव बड़ा क्रूशल रहा है, अगर गोर के चुनाव को अगर आप देखें, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के चुनाव को, बाकी जो ग्रीन पार्टी ने जो परसेंटेज ऑफ वोट लिया, अगर वो नहीं होती तो शायद नतीजे दीगर होते। पर नतीजा तो उनके वैसे भी ठीक थे। उनका तो इलेक्शन किया है सुप्रीम कोर्ट ने जी, उनका जनता ने नहीं किया जी। नहीं, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ, जो दीगर पार्टी वहाँ चुनाव लड़ने वाली हैं, क्या उनका, मेरे ख्याल में जो सिस्टम बना है अमेरिका का इतने 100 साल में, उस सिस्टम में दो मेजर पार्टियों की चक्की के बीच में ये जो गेहूं के दाने या जौ के दाने आ जाते हैं, ये घुन के साथ पिस जाते हैं, ये फिर शक्ल इनकी नहीं देखने को आपको। नहीं तो क्या चिंतामणि जी, तीसरी पार्टी की जो पोजीशन है वो 20th सेंचुरी से खासतौर से काफी विजिबल है जी, कि हमेशा एक कोई थर्ड पार्टी रही है। डिसेंट ग्रुप अलग हो जाता था, न्यू प्रोग्रेसिव पार्टी, उसकी पार्टी, ये इस तरीके से इंडिविजुअल भी, इनमें एक ही इनका खास फायदा रहता था, नुकसान रहता था। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है तो काफ़ी 1920s में एक लेफ्टिज्म का वो चला और 30s में बहुत चला डिप्रेशन के टाइम, तो उसका एक ये वोट के बैंक को थोड़ा कम कर देते हैं कैंडिडेट को। तो कई दफ़ा कैंडिडेट का क्या होता है, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो 45.5 पर जैसे रिचर्ड निक्सन जीते थे, और दूसरे वाला जो अपोनेंट था 45.3 था, तो उसमें जो वोट निकल जाती है, विनर टेक्स देम ऑल कॉन्सेप्ट है ना वहाँ। तो जिस स्टेट में आप 2 वोट से अगर लीड कर रहे हैं तो बाकी जितनी भी वोट हैं दूसरों की हैं, वो सब डिब्बे में उसके साथ ही चली जाती हैं, उसको ही जाती हैं विनिंग वाले को। तो नतीजा ये होता है कि वोट को जो डिवाइड कर देती हैं कुछ थोड़ी सी, जैसे ग्रीन वालों ने क्या किया था, डेमोक्रेट्स ने इनको सीधी गाली दी कि तुम लोग खामखा मूसरचंद आकर के बैठ गए इसके अंदर, अगर थोड़ा और भी चुपचाप रहते तो एक भला आदमी बैठ जाता इलेक्शन में। ये तो हाईजैक्ड इलेक्शन था जी, there are various interpretations, I'm not going to talk about that। जी जी। तो नतीजा ये है कि ये थर्ड पार्टीज की प्रेजेंस अमेरिका के अंदर हमेशा रही है राजनीतिक रूप से, और उसका कुछ डिसएडवांटेज भी इलेक्शन में रहे हैं और एडवांटेजेस भी रहे हैं जिनको लेने होते हैं, लेकिन इनका कोई कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट ऐसा नहीं है जिसकी बेसिस में वो खूब लड़ सके, क्योंकि जो द लूजर का वोट जो है विनर के साथ एक्युमुलेट हो जाता है, इसलिए इसका देता है ना वोट। I entirely agree with him। थर्ड पार्टी तो है, इंपॉर्टेंट है, तो बट इनकॉन्सिक्वेंशियल है, उसका कुछ इफेक्ट ज्यादा नहीं होता। नहीं, मैं लेट्स रेज वन बेसिक क्वेश्चन। हमेशा काउंटिंग के टाइम पे पिछले दिनों बहुत बहस चली कि जो अमेरिका में वोटिंग पैटर्न है और वोटिंग काउंटिंग सिस्टम है, दैट इज नॉट दैट एक्यूरेट विच शुड बी। आप बताएं। दैट इज वन। पहली बार इवन नाउ काफी सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मशीन पे इतना डिपेंड मत करो। मशीन पे उनके ऊपर कुछ भी फेथ नहीं है उनका। कुछ लोग हैं ऐसे मना कर रहे हैं क्योंकि मशीन कैन गो राउंड। अब जो जब भी कोई नई मशीन निकालेंगे उसको कैसे टेढ़ा मेढ़ा करके अपना फायदे के लिए चेंज कर सकते हैं, लोग निकालते हैं उसको जी। तो वो तो है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग बिल्कुल सिस्टम को चेंज करके दोबारा ओल्ड सिस्टम लाएंगे। जो सिस्टम है वही रहेगा। ये इलेक्शन का तो इशू भी अभी कौशिक साहब ने मुझे पॉइंट आउट किया ने इसको इलेक्शन इशू बनाया है और उसकी वजह मशीन की गलती नहीं है। क्या है उनका एक तरीका अलग ये है कि हर एक स्टेट के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की है उसमें जो मशीन पुरानी है नई है वो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी और वहाँ के लोग वो करेंगे, स्टेट डिसाइड करेंगे। फ्लोरिडा के अंदर जो चैट का कॉन्सेप्ट था, प्रेग्नेंट चैट जिसे कहते थे, क्या है पंच किया किसी चीज को, कागज अभी उठा हुआ है उसका और पूरा पंच नहीं हुआ, होल नहीं दिखाई दिया, उसी पर तो ये मारे गए थे। वो कहने लगे ये वोट इनवैलिड हैं, वोट वो वैलिड थी बेसिक क्योंकि वो पंच तो हुई हैं। चलिए नेटिग्रिटीज को छोड़। एक्चुअली मशीन इज नॉट द ओनली इशू। इसमें उनका प्रॉब्लम ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, एक ही इलेक्शन है जो कि नेशनल इलेक्शन है, बाकी सारे लोकल है, वो सेनेट है या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, एनी इलेक्शन, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। मगर उनका जो इलेक्टोरल सिस्टम है कि कौन इलेक्शन को मॉनिटर करेगा वो स्टेट पे डिपेंड करता है। तो नेशनली कंट्रोल एक मशीनरी नहीं है नेशनल इलेक्शन को मॉनिटर करने के लिए, रूल्स रेगुलेशन देने के लिए। हर एक स्टेट का अपना अपना सिस्टम है। प्रॉब्लम हुई है they lack, so जिसमें कि मशीन एक इशू है। we can claim that we are better centrally monitored elections। yes, उनके यहाँ जेम्स लिंडो नहीं है,
नहीं, हमारे इलेक्शन कमीशन एक रेगुलेट करता है सेंट्रलाइज जी। से। लेकिन चलिए इस निटी-ग्रिटीज को छोड़ भी दें सिंह साहब, हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे और ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर जॉर्ज डब्ल्यू बुश नहीं आए तो दुनिया का रंग कैसा होगा, और जॉर्ज डब्ल्यू बुश आ गए दोबारा तो दुनिया का रंग कैसा होगा। क्योंकि इस चुनाव का मुद्दा तो वही है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बिना दुनिया और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ दुनिया, पूरी दुनिया की नज़र यही है। हम लोग छोटे से ब्रेक के की ओर चलेंगे और ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और डीन साहब ने जो सवाल उठाए हैं उनको भी पढ़ेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। It's time for a renaissance. The Renaissance Goa Resort. It's time for a renaissance. जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं अपने ऑयली बालों के लिए ऑयली बालों वाला शैम्पू यूज करती थी और शादी के बाद इनके ड्राई बालों के लिए एक अलग शैम्पू खरीदती थी। शीना के बाल लंबे हों इसके लिए एक और शैम्पू। तंग आ गई थी हर बार के अलग अलग शैम्पू से। फिर मैंने पाया सिम्को एक्स्ट्रा केयर हर्बल शैम्पू। इसमें है आंवला, रीठा और शिकाकाई का उचित मिश्रण जो देता है आपके बालों को संपूर्ण सुरक्षा और भरपूर पोषण। Simco Extra Care Herbal Shampoo. Extra herbs, extra results. मैं हूँ पेट्रो अंकल, पेट्रो अंकल। मैं भी ऊर्जा और मैं जिंगल। करते हम बूंद बूंद की बात, चलते लेकर सबको साथ। दुनिया है हमारी दीवानी। रेडियो पर सुनो हमारी कहानी। कैसी कहानी? सुनो अबूद। ऊर्जा के जो भी है सहारे, हम तो है प्राणों से प्यारे। यही तो है बूंद बूंद की बात। 37 रेडियो स्टेशनों पर 5 भाषाओं में प्रसारित पीसीआरए का संरक्षण अभियान। सुनते सुनते जीतो इनाम, बूंद बूंद की बात। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं अमेरिका का चुनाव 2004। बातचीत में शामिल हैं एस के सिंह साहब, चिंतामणि महापात्रा जी और कौशिक साहब। सिंह साहब, मैं मूल मुद्दे पे आऊं जो इस पे भारतीयों की चिंता है कि दुनिया बुश के बिना दुनिया और बुश के साथ दुनिया है। अगर 2004 में दोबारा चुनाव जीत करके आए बुश तो दुनिया की तस्वीर कैसी होगी, और नहीं जीत के आए तो कैसी होगी? देखिए, अगर डेमोक्रेट्स आए इस बार तो पहला काम वो ये करेंगे कि जो यूनाइटेड नेशंस को इन्होंने इरेज करने की कोशिश की है, ख़त्म करने की कोशिश की है अपनी बंदर भवकी से, वो बात से डेमोक्रेट बिल्कुल सहमत नहीं है। उसको तो उस एटीट्यूड को चेंज करेंगे। तो उससे तो मेरे विचार से अगर ये चार्टर के प्रिंसिपल्स चलते रहें, यूएन चार्टर के, तो दुनिया का फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है और छोटे देशों का सबका फ़ायदा है, क्योंकि सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट अक्षुण्ण रहेगा। जी। दूसरी चीज़ ये होगी कि वो लोग जो नेशनल डेट है और जो डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट, उसको ज़रूर कम करेंगे और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की चेष्टा होगी। तीसरी चीज़ ये होगी कि जो तलखी एक आ गई है अमेरिका के संबंधों में यूरोप के साथ, ओल्ड यूरोप और न्यू यूरोप, उस सिलसिले में जो कुछ बदमज़गी आ गई है फ्रांस के साथ भी, जर्मनी के साथ भी। बस एक तो ब्रिटिश रह गए हैं, उनके पुराने पिट्ठू
इसीलिए बाकी जो यूरोपियन है सब ब्रिटेन को कहते हैं कि पूडल है इनका, अमेरिकनों का पूडल है। तो ये बड़ी चीज़ें बदलेंगी। जहाँ तक चाइना का सवाल है और हिंदुस्तान का सवाल है, मैं सोचता हूँ कि दोनों पार्टियों का ख्याल एक सा रहेगा, क्योंकि ये नई इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं और काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है। हर इकोनॉमी, चाइना की भी और हिंदुस्तान की भी बड़ी है। चाइना को थोड़ा सा फ़ायदा है क्योंकि चाइना एपेक को सपोर्ट करता रहा है, और एपेक को अगर आप मिला लें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ तो एक बहुत बड़ा संगठन है जी। क्योंकि एपेक में लैटिन अमेरिकन्स भी आ गए, नाफ्टा भी आ गया नॉर्थ अमेरिका के, तो वो बहुत बड़ा। हमारे से ये सार्क वाला मामला आगे नहीं बढ़ पाया, तो उसकी हमें कमज़ोरी है। पर साथ में ये भी कहना पड़ेगा कि हिंदुस्तान ने जिस तरह से ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट ख़त्म हुआ कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद, और जिस तरह से कि सोवियत यूनियन बिल्कुल समाप्त हो गया, उसका नामो निशान बाकी नहीं रहा। अब दुनिया रूस से डील करती है और रूस में वो सब देश नहीं हैं, तो बाल्टिक के देश और सेंट्रल एशिया के देश वो नहीं हैं। तो फिर भी हिंदुस्तान ने जिस सहानुभूति के साथ और एक सहिष्णुता के साथ इस सब मसले को अपने आप में समूल लिया, समझ लिया, और फिर अपनी नीतियाँ थोड़ी हिंदुस्तान पे तो बिल्कुल ठीक रहा, बिल्कुल ठीक आपने बात की। अब चिंतामणि जी आप मुझे बताएं। देखिए, जॉर्ज बुश का जो नेशनल सिक्योरिटी टीम है वो एक ग्रुप ऑफ न्यू कंजर्वेटिव्स हैं। वो थोड़ी थोड़ी चीज़ में मिलिट्री की बात करते हैं, वो कर चुके हैं भी। जैसे इराक में जो जॉर्ज बुश ने किया, कभी भी कोई प्रेसिडेंट ऐसा नहीं किया। सारे दुनिया को ठुकरा के, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ठुकरा के, अपना नेटो एलाइज को ठुकरा के, ब्रिटेन के साथ मिलकर जो किया। हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आई एम टेलिंग यू कि न्यू कंजर्वेटिव का जो मिलिट्री यूज, एक है मिलिट्री, दूसरा है डिप्लोमेसी। जी, न्यू कंजर्वेटिव पीपल रिजेक्ट टू मिलिट्री मोर एंड डिप्लोमेसी लेस। अगर ये प्रेसिडेंट जाएगा, डेमोक्रेट्स आएंगे, तो अभी जो अमेरिका में प्रेडोमिनेंट डिबेट है यूनिलैटरलिज्म वर्सेस मल्टीलैटरलिज्म, डेमोक्रेट्स लोगों ने मल्टीलैटरल वे पसंद करेंगे। जैसे सिंह साहब ने बताया कि ज़्यादा रिस्पेक्ट होगा यूएन के ऊपर, अपने अलाइज के साथ जाएंगे, वो दादागिरी नहीं करेंगे, यूनिलैटरल वे ऑफ डूइंग थिंग खत्म हो जाएगा नहीं दुनिया के लिए। अच्छा, और इंडिया के लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, डेमोक्रेट्स आए या रिपब्लिकन आए, क्योंकि बिल क्लिंटन साहब ने एक डेमोक्रेटिक लीडर थे, वो आके जो एजेंडा सेट कर दिए, बुश साहब ने उसी एजेंडा को ही फॉलो कर रहे हैं। अगर बुश जाएंगे और कोई आएगा तो वही पुराना एजेंडा चलता रहेगा, बिकॉज इंडिया का इंपॉर्टेंस ही ज्यादा हो रहा है। नहीं, बट एटीट्यूड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन विल चेंज। यू वांट टू से दिस? लिटिल बिट। मिलिट्री एंड डिप्लोमेसी का जो है, कौन सा आगे कौन सा पीछे, वो थोड़ा बहुत चेंज होगा। सिंह साहब, कौशिक साहब, सॉरी, मैं एक पर्सपेक्टिव क्लियर कर दूं। ये डिबेट जब क्लिंटन और जॉर्ज बुश सीनियर के इलेक्शन हुआ था, तो यही हुई थी कि भारत के लिए कौन ज़्यादा होगा अच्छा, और काफ़ी लोगों की इसी तरह की राय थी कि डेमोक्रेट्स आएंगे तो ये होगा, और रिजल्ट्स जो थे वो रिवर्स थे। क्लिंटन के टाइम पर जितने स्टिफ मेजर्स भारत के खिलाफ हुए, आपको ताज्जुब होगा, वो रिपब्लिकन्स के साथ नहीं हुए थे। एक एक करके आंकड़े गिन लीजिए, किसी चीज़ के ऊपर। न्यूक्लियर वेपन्स का मामला था, सैंक्शंस थी, इकोनॉमिक थी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का इशू था, बहुत सारे थे। सब कुछ एनपीटी से सब लेके पूरा डेमोक्रेट्स ने रिवर्स कर दिया। कुछ तो सवाल डेमोक्रेट्स और ये आए वो आए, भारतवर्ष के लिए उतना ही डंक मारने वाले हैं। पहली चीज़। पूरी दुनिया का तो दूसरा कॉन्टेक्स्ट है इस समय। और देखिए, जहाँ तक यूनिलेटरिज्म का सवाल है, कोसोवो में जिस समय वहाँ डेमोक्रेट्स के टाइम पे वहाँ झगड़ा चला और बहुत भारी कंट्रोवर्सी चली उस चीज़ के ऊपर, वहाँ पर तो आप मानते हैं डेमोक्रेट्स ने भी काफ़ी एक यूनिलेटरल एक्शन ही लिया था, तरह तरह किया। नेटो के एलाइज पहले तैयार नहीं थे आने के लिए, आपने ये भी देखा होगा। फिर बाद में सवाल ये नहीं है, मुद्दे ये नहीं हुआ करते हैं, ये कॉस्मेटिक रेंज के मुद्दे होते हैं। अमेरिका का क्या वाइटल इंटरेस्ट है, कितने स्टेक्स वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में, वो मुद्दे उनके डिसाइड करते हैं। क्योंकि प्रेसिडेंसी जो
फंक्शन करती है उसके बहुत सारे फैक्टर्स उसको इंड्यूस करते हैं जो फंक्शन करती है। थोड़ी देर के लिए जिस समय वो इनाग्रेशन का पीरियड होता है, प्रेसिडेंशियल अर्ली टाइम होता है जिसको हनीमून पीरियड कहते हैं, कांग्रेस भी बड़े रिसेप्टिव मूड में होती है कि क्या प्रेसिडेंट कहता है उसको पास करेंगे। 2-3 महीने के बाद हार्श रियलिटी जो पहली चली आ रही हैं वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी की और ब्यूरोक्रेटाइज जो मेजर्स उन्होंने वो दिए हुए हैं, तरह तरह के मैकेनिज्म हैं, सब तरह की चीज़ें हैं, उसमें प्रेसिडेंसी ढल जाती है। तो इसलिए इस मुद्दे को इस समय ये कह देना कि कोई बहुत फ़र्क पड़ेगा, चाहे वो यूरोप का मसला हो, चाहे यूनिलेटरल वर्सेस मल्टीलेटरलिज्म हो, ये तो इस समय इलेक्शन के मुद्दे हैं जी, दुनिया को अपील करने के लिए, पॉपुलेशन के लिए जी। मैं जहाँ तक सोच सकता हूँ वो इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक साहब, सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत, और चिंतामणि जी आपका भी बहुत बहुत। ये बहस खुली हुई है, इट्स एन ओपन एंडेड सागा अगर हम इसको कहें। और जैन टीवी के दर्शकों के लिए हम ईमेल दे रहे हैं घटना@jaintv.com। ये लगातार नवंबर 2004 तक हम ये कार्यक्रम चलाएंगे समय समय पर, जैसे जैसे कि वहाँ के नेता और वहाँ की जनता जो भी मुद्दा उछालेगी उस पर बहस करेंगे विस्तार के साथ, और हम लोग समय समय पर आपको अपडेट करते रहेंगे अमेरिका चुनाव 2004 के बारे में। लेकिन अगर आपकी कोई राय है और आपको कोई उम्मीदवार पसंद है, नेता पसंद है, चुनाव का तरीका पसंद है अमेरिका का, तो आप हमें ईमेल करें घटना@jaintv.com। हम आपकी शिरकत को पढ़ करके सुनाएंगे, बताएंगे आपने क्या उद्गार व्यक्त किए। कल हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज।